बात बता सकते हैं कि हम हमारे मतदार संघ में किस तरह से चुनाव लड़ने के बाद, किस तरह से नियोजन करने के बाद, किस तरह से फील्डिंग लगाने के बाद हमारा फायदा हो सकता है या कौन सी चीजों से नुकसान होगा, ये आप जो भी कोई इच्छुक है बिंदास खड़े कि अपनी अपनी जगह पे बात कर सकते हैं। कौन बात करना चाहेगा? या पश्चिम मतदारसंघामध्ये जे उमेदवार ज्यांना आपण जलसम्राट म्हणतो, जे शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारधारेचे करे क्या उनको सब जानी हुई युवक के जो अपने जो आज नौजवान तबके की क्या समस्या है। और रमेश दादा जो अपने बाजू पंढरपुर बोलकर जो है ना यहाँ पे, तो वहां से जिला परिषद सदस्य है 10 साल से, और वो भी स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन है। सामने वालों को ये पता नहीं रहता ना अपन कितने खुददार है, वो तो अपनों को कुछ लालूच देना चाहेंगे। तो किसके सबसे पहले भैया किसके लालूच में मत आओ। टीवी और न्यूज चैनल पे देख रहे अंबानी अदानी ये लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचा रहे, लेकिन ये 2% लोगों को पैसे वाला बनाने से अपना भारत सक्षम होने वाला नहीं दादा। बिल्डरांचं हित जोपासण्यासाठी सातारा देवळाला हद्दवाढीच्या नावाखाली सातारा देवळाच्या सर्व नागरिकांची फसवणूक केली, हे आपलं सगळ्याचं दुर्दैव आहे आणि याला जबाबदार आमदार संजय शिरसाटे असं माझं या ठिकाणी स्पष्ट मत आहे। चळवळीतील बांधवांना सप्रेम जय भीम आणि तमाम इस्लामी ब्रादरांको अस्सलाम वालेकुम। सर्व कार्यकर्त्यांना मराठी या हिंदी आप जो चाहे, हिंदी ओके। सभी मेरे भाइयों को, आज हम जो रमेश दादा गायकवाड़ अपने यहाँ से विधानसभा के लिए खड़े रहने वाले हैं पश्चिम मतदार संघ से। यहाँ मेजोरिटी में हम दलित और मुस्लिम समाज है और इनके प्रचार के लिए, उनके अपने को मालूमात होने के लिए आज हमने जो यहाँ कैडर बेस बच्चों का कैंप लगाया है, ताकि हमें आगे चल के हमारे पूरे बूथ कैसे बनाना है, कैसा नियोजन करना है, इसकी थोड़े में अपने को मालूमात होने वाली है। इसीलिए आज हम कार्यकर्ता प्रशिक्षण मेळावा ये नाम के अंतर्गत एक प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं। इसके लिए हमें आज कुछ मार्गदर्शक लोग हमें अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे और इस कार्यक्रम की सबसे पहले मैं अध्यक्षता के लिए कैलाश दादा गायकवाड़ साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। यानंतर इसके बाद अपने पास जमील पटेल साहब बोल के हैं, जो पंचायत समिति लड़ चुके हैं और उनका सातारा में इतना अच्छी तरह से होल्ड है। सातारा देवलाई परिसर से रमेश दादा के हाथ मजबूत करने के लिए आज वो सब हमारे साथ है, इनका भी एक बार इस्तकबाल किया जाए। उसके बाद ओबीसी समाज से हमारे मुकेश भाऊ राठौड़, ये पूरे ओबीसी समाज का नेतृत्व करते हैं। वो 18 पगड़ जातियों के एक प्रमुख नेता बन चुके हैं। आज उनका तारुफ के कोई ये नहीं है मोहताज, फिर भी उनका तारुफ करता हूँ, मुकेश भाऊ राठौड़। और आज हम दलित मुस्लिम ये कौम के साथ पाटिल समाज भी जुड़ रहा है, मराठा समाज भी, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राज पाटिल जी का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अपने कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है कैलाश दादा गायकवाड़, उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं रोहिल भाई को आमंत्रित करता हूँ। अच्छे से जाना। इसके बाद जमील पटेल साहब, इनका इस्तकबाल करने के लिए मैं सुनील साड़े साहब को बुलाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं मुकेश भाऊ राठौड़, इनका इस्तकबाल करने के लिए हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष या रमेश अवचारे जी, इनको मैं निमंत्रित करता हूँ। फिर से करूँ तो रिपीट करो, आगे आएंगे तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो लड़ेंगे। अध्यक्ष कैलाश दादा यांना विनंती करतो की आमचे धडाडीचे कार्यकर्ते सचिन बोगाडे यांचं तुम्ही स्वागत करावं।
आज आपण सचिन भाऊनी सांगितलंय कार्यकर्ता प्रशिक्षण मेळावा. कारण कुठलीही गोष्ट प्रशिक्षणाशिवाय किंवा काय म्हणतात ना, शिक्षणाशिवाय सगळ्या गोष्टी अधुऱ्या आहेत आणि अर्धवट नॉलेज इज डेंजरस, म्हणजे ते काय धोकादायक आहे. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जर आपल्याला जायचं असेल त्या गोष्टीचं आपल्याला नॉलेज असलं पाहिजे, त्या गोष्टीची आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. कारण आपण म्हणतो ना, गड्डा किती खोल आहे याचं तुम्ही माप घेतल्याशिवाय ते उसका गहराई का पता लगा नाही सकते. बरोबर आहे की त्याच्यात खड्डे काटे का काय याची माहिती मिळू नाही शकत. तसंच आज या पश्चिम मतदारसंघामध्ये जे उमेदवार ज्यांना आपण जलसम्राट म्हणतो, जे शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारधारेचे आहेत, टिपू सुलतान यांच्यासारखे लढावे आहेत. हे पण सांगतो मी तुम्हाला की दादा नुसतं कायद्याचे तर पंडित आहेतच, पण वेळ आली तर त्यांचं तोंड जेवढं वाजतं त्याच्यापेक्षा जोरानं त्यांचा हात पण वाजवू शकतो, हे मी तुम्हाला सांगू शकतो. कारण की आपण सांगतो टिपू सुलतानानं किती किलोची तलवार उचलली ती माहिती तुम्हाला? किती किलोची तलवार होती? हा सांग, जोरान सांगा. 65 किलोची तलवार. जेवढं आपलं वजन आहे तेवढ्या त्यांच्या वजनाची तलवार होती. म्हणजे लढाव्या होते. आणि हे लढाव्या केव्हा झाले? प्रशिक्षण घेऊन. केव्हा झाले? प्रशिक्षण घेऊन. कारण की युद्ध तलवार उचलली आणि इकडं तिकडं फिरवली म्हणजे युद्ध जिंकता येत नसतं. त्यासाठी प्रत्येक गोष्टीचं आपल्याला काय पाहिजे? प्रशिक्षण. आज मी सचिन भाऊ दादा तुम्हाला सांगू इच्छितो, खूप चांगला माध्यम आहे. कारण की आपण ज्या ट्रॅकला जातो, मुलांनो, माझ्या युवा मित्रांनो, आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की खूप चांगला दिवस आहे. आज मैत्रीचा दिवस आहे आणि त्या दिवशी तुम्ही आम्हाला भेटलात. मी सर्वात पहिले तुम्हाला मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा देतो. आणि आजपासून आपली मैत्रीची सुरुवात झाली असं समजतो. बरोबर आहे? तर आज आपल्या मैत्रीची सुरुवात ही आपण प्रशिक्षणापासून करू. आज तुम्ही विद्यार्थी वर्गात आहात. विद्यार्थी वर्गात असल्या कारणाने आज तुम्ही राजकारणामध्ये कोणी सक्रिय होतं. तुम्ही बघा, शाळेत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला उभा केलं सरांनी तर काय विचारलं जातं? तू मोठा होऊन काय होणार आहेस? एक म्हणतो सर मी शिक्षक होईल, एक म्हणतो डॉक्टर होईल, एक म्हणतो इंजिनियर होईल, एक म्हणतो कलेक्टर होईल. कोणी म्हणतं का रे मी नेता होईल? म्हणतं का कोणी नेता होईल? अहो, नेता कोण होतं? ज्याला ज्याच्या डोक्यामध्ये, ज्याच्या मस्तकामध्ये देशाचं काम करायची, समाजाबद्दल काम करायची, या जनसमाजासाठी काम करायची ज्याची इच्छा असते, तोच उद्या चालून नेता घडत असतो. तर मित्रांनो, आजची जी आपण परिस्थिती बघतोय, जे राजकारण बघतोय, जे समाजकारण बघतोय, यापूर्वी जे महामानव होऊन गेले यांना मी अभिवादन करून तुम्हाला 2 शब्द सांगू इच्छितो. राजकारण किंवा नेता हा कसा असावा या 2 गोष्टीवर बद्दल बोलतो मी. राजकारण हे समाजकारण असावं, समाजकारणातून राजकारण घडावं. आणि नेता कसा असावा? नेता तुमच्या छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी जाणीवपूर्वक असावा. नेता कसा असावा? तुमच्या मूलभूत गरजावर बोलणारा असावा. नेता कसा असावा? आमच्या शैक्षणिक गोष्टीवर बोलणारा असावा. नेता कसा असावा? आमच्या आरोग्याबद्दल बोलणारा असावा. बरोबर आहे की नाही? आपल्या शिक्षणाबद्दल जर काम एखाद्या नेत्यानं केलं नाही तर आपण उद्या चालून काय करायचं? आज आपण ज्या परिसरामध्ये राहतो मित्रांनो, तुम्ही आज कित्येक वर्षापासून राहत असाल इथं. अहो, शहराला लागूनच आपण आहे. आपल्या मदत फक्त एक मी म्हणेन लक्ष्मण रेषा म्हणून बायपास आहे. या बायपासच्या पलीकडे जर गेलं तर सुविधा वेगळ्या आणि या बायपासच्या अलीकडे आलं तर सुविधा वेगळ्या. असं का? आपण टॅक्स देत नाहीत का? आपण महानगरपालिकेत नाहीत का? आपण आतापर्यंत ग्रामपंचायत मध्ये नव्हतो का? आपण नगरपालिकेत नव्हतो का? मग आतापर्यंत जे आपण घर घेतले, प्लॉट घेतले, जागा घेतली, जमीन घेतली, आपल्याला कोणी फ्री मध्ये वाटलं का? आपण पैसा देऊन खरेदी केलाय. त्याचा आम्ही भुगतानाच्या शासनाला दिलाय. आम्ही रजिस्ट्री केली, त्याचा पैसा आम्ही दिलाय. तरी सुद्धा आम्हाला आज गुंठेवारी लागू करताय. ठीक आहे, गुंठेवारी लागू करताय. आम्हाला आज पिण्याचं पाणी नाहीये. माझा या परिसरातला मित्र, या परिसरातली महिला, या परिसरातला भाऊ त्या सुधाकर नगरच्या एक पाईपाचा तो खंबा जिथून पाणी निघतंय त्या पाईपाच्या खंब्यापाशी रात्र रात्र पाणी भरतात. हो दादा,
ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. आमच्या दारातून हे पाण्याची पाईपलाईन चालली शहराच्या त्या टोकापर्यंत आणि आम्ही त्या पाण्याविना इथं थेंब थेंब पाण्यासाठी तरसतोय. मग हे काय दिलं आपल्याला इथल्या शासनाने, काय दिलं इथल्या नेत्यांनी, काय दिलं इथल्या आमदारांनी? या गोष्टीचा अभ्यास आपल्याला आता लक्षात घ्यावा लागणार आहे. मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की इथं आता ही परिस्थिती आहे की एखाद्या बाळाला रडल्याशिवाय आई दूध पाजत नाही. काय म्हणते? खेळते, रडला तर त्याला दूध देऊ. आज आपल्याला तुम्हाला सांगतो, रडायचं नाही, त्याच्यासाठी लढायचंय, लढायचंय. आणि आज लढल्याशिवाय तुम्हाला सांगू इच्छितो भैयांनो, मागून मिळाली तर भीक मिळते, मागून मिळाली तर भीक मिळत असते. हक्काने अधिकार आपल्याला हिसकावूनच आणावं लागतात, त्याच्यासाठी लढावंच लागतं. आणि आज लढण्यासाठी आपल्याला खंबीर नेतृत्व म्हणून आज रमेशदादा गायकवाड यांची साथ देणं गरजेचं आहे. कारण की आपला आवाज हा विधानसभेच्या सभागृहात गंजला पाहिजे, गुंजला पाहिजे. म्हणून आज तुम्ही सगळे तरुण माझ्या समोर बसल्यात, म्हणून मी अपेक्षा करतो या मैत्री दिनाच्या निमित्ताने की तुम्ही मैत्रीचं नातं आमच्याशी जपसाल आणि या मैत्रीच्या नात्यातून तुम्ही येणारी विधानसभा, पश्चिम विधानसभा ही तुम्ही दादांच्या विजयासाठी काम करसाल, एवढी तुमच्याकडून अपेक्षा बाळगतो. तर ह्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी गाडे साहेब, आता कार्यकर्ता प्रशिक्षण मेळावा म्हटल्यानंतर सर्वात पहिले जे आता इथं जे तरुण फळीचे जे माझे मित्र आहे आणि इथं आता दादांनी सांगितलं का बा आता 80% जवळपास आपले हिंदी बोलणारे 20% मराठी. तो आज के जो कार्यक्रम के अपने सदर साहब है कैलाश भाऊ गायकवाड़, मैं इनका भी आप सब लोगों को तारुफ कराऊंगा कि अपने औरंगाबाद महानगर पालिका में भैया जो है तो 20 साल से नगर सेवक है. और ये जो सभागृह होता है कारपोरेशन में, उसमें स्टैंडिंग कमेटी जो रहती है, जैसा अपन स्टेट के गवर्नमेंट में देखते हैं जो अर्थ संकल्प तैयार होता है, तो वैसे स्टैंडिंग कमेटी अर्थ संकल्प तैयार करती पूरे शहर का. तो भैया के जरिए आज तक अपने शहर में बाईजीपुरा में भैया हुआ 10 साल नगर सेवक रहे, गारखेड़ा भारत नगर. तो भैया जो वार्ड से चुन के आते, एकदम बोले तो जो पिछड़ा तबका यानी एक हर समाज, उसके लिए कोई कौम नहीं, जैसा बैकवर्ड, आर्थिक बैकवर्ड जो कौम अपने हर समाज में रहती है, तो वैसे एरिया में जाके खास तौर पे उनकी इच्छा रहती है काम करने की. नहीं तो भैया का घर अगर आप लोग देखेंगे तो मोतीवाला नगर, वहां पे सिर्फ फॉर्म भरे तो चुन के आएंगे, लेकिन उनके ब्लड में एक है कि नहीं, अपनों को गरीबों की जो खिदमत करना है, जो आज गरीब समाज है, क्यों तो वो भी गरीबी में से भी आगे आए. लेकिन आज अल्लाह के फजल से उनकी परिस्थिति इतनी अच्छी है रमेश दादा की, उनकी कि आज अगर उन्होंने कभी काम करे या कुछ बिजनेस, तो वो उद्योगपति बोल के भी है, लेकिन उनको एक ऐसा लगता है समाज का जो अपने पे एक ऋण है, और वो कहीं तो भी अपनों को कुछ सवाब कमाने के लिए बाहर निकलना है. तो वो अब भारत नगर जैसा एरिया, आप लोग पहले कुछ गए होंगे शायद गाड़े साहब, वहाँ अपन पैदल जल्दी चल नहीं सकते थे. आज आप जाके देखो, हर घर में पानी आता, ड्रेनेज, लाइट, सब फैसिलिटीज. इसके अलावा वहाँ अगर कोई गरीब बंदा है, किसके वहाँ शादी का काम है, किसके वहाँ हॉस्पिटल का काम है, तो ऐसे जो है तो वो अनगिनत काम उनके दिन भर चालू रहते, बाईजीपुरा हो, ये हो. और अभी रमेश दादा गायकवाड़ जो अभी अपने पास आमदारकी के लिए इलेक्शन लड़ने वाले, तो मैं सब नौजवानों को बताऊंगा, आप सब लोग अपने, मुझे लगता है क्या 18 साल, 19 साल, 20 साल ऐसी उम्र है. रमेश दादा का काम जो है तो विद्यार्थी चळवळ, यानी वो हाई स्कूल में थे, 8वीं में थे, तब से वो जो है तो सामाजिक काम में आए. जो अपने रमेश दादा गायकवाड़ जो है ना, वर्ग अपन जो क्लास बोलेंगे 8वीं, तर भाऊ 8वीच्या वर्गात असताना त्यांनी जे आहे तो वो विद्यार्थ्यांसाठी जे आहे तर चळवळ उभी केली. जैसा कि उस टाइम में जो गरीब लोग थे, उनको फीस भरने को पैसे नहीं, तो फिर सरकार से जो है तो आंदोलन छेड़े उन्होंने. उस वक्त जो है तो शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे, तो ये ऐसे आपके उम्र में ये लोग शिष्टमंडल लेके उनको यहाँ मिलना, मुंबई जाना, अगर वक्त गिरा तो दिल्ली जाके वो लोगों ने आंदोलन करे. और वो इसलिए करे कि उनको सब जानी हुए युवक के जो अपने जो आज नौजवान तबके की क्या समस्या है. ऐसा नहीं कि चलो आज एकदम अचानक ही उठे और इधर आ गए. और रमेश दादा जो अपने बाजू पंढरपुर बोलकर जो है ना यहाँ पे, तो वहां से जिला परिषद सदस्य है 10 साल से, और वो भी स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन है. तो हर महीने में जो एक जनरल बॉडी होती है वहां समझो, तो उनका वहां पे आप अगर स्पीच वगैरह देखेंगे आज भी यूट्यूब पे, उस पर उनके चेक करो आके, तो उनका पानी प्रश्न जो आज अपने एरिया में औरंगाबाद शहर में जो पानी की जो समस्या है मुकेश भाऊ, तो उनका इतनी स्टडी है वहां पे, तो वो अपने सिटी के लिए नहीं, वो पूरे मराठवाड़े के लिए आवाज उठाते.
उनको मालूम है कि ठीक है, यहाँ से तो आमदार बन के जब सभागृह में जाएंगे तो वो पूरे राज्य के लिए काम करने वाले हैं। और मैं सब नौजवानों से एक ही ये करूंगा अपील, क्या इलेक्शन जब आता तो मेरे भाइयों बुरा मत मानो, अपनों को क्या है, कुछ लोग जो है तो टाइम पे आके लालूच देते, अपन वैसे लोग नहीं है, लेकिन सामने वालों को यह पता नहीं रहता ना अपन कितने खुददार है, वो तो अपनों को कुछ लालूच देना चाहेंगे। तो किसके सबसे पहले भैया किसके लालूच में मत आओ। अभी देखो भारत में जो माहौल चल रहा है, जो एक जातिवादी शक्ति जागृत हो गई, और वो जातिवादी शक्ति का ऐसा चल रहा है कि भाई डिवाइड एंड रूल, भाई जो 2 समाज है 3 समाज है, आज भारत में 18 पकड़ जात के लोग हैं, तो किसी का किसी में तालमेल मत रखो, इनमें लड़ाई लड़ाओ और अपन सत्ता पे आके उपभोग लो। तो उपभोग यानी वो क्या कर रहे, आप टीवी और न्यूज चैनल पे देख रहे, अंबानी अदानी ये लोगों को सिर्फ फायदा पहुंचा रहे, लेकिन ये 2% लोगों को पैसे वाला बनाने से अपना भारत सक्षम होने वाला नहीं दादा। तो ये तुम्हारे हमारे जो प्रश्न है, ये प्रश्न की जान रखने वाले जो आज अपनों को अपनी विधानसभा लेवल की यह बात है, तो रमेश दादा को अपनों को आमदार इसलिए करना है, क्या MIDC एरिया आता है उनके मतदार संघ में, तो बहुत सारे नौजवान आप आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबने अपने साहब यांचे बायोडाटा पण घ्या, सब आप क्या करो, आपका जो एजुकेशन है और वो हिसाब से इंशाल्लाह जो भी कंपनी में आपको अच्छी पोस्ट पे नौकरी मिलेंगी आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, फिर कोई फिटर होने दो, कोई वहां पे क्लर्क होने दो, तो वो सब ट्राई करेंगे और चुन के आने के पहले भी ट्राई करेंगे। और इलेक्शन के टाइम में जो है तो अब अपनों को जो बूथ कमेटी जो आप सब लोगों की इसका तजुर्बा है, तो उसके बारे में गाड़े साहब भी आप सबके फॉर्म वगैरह भर के लेंगे, तो इलेक्शन के पहले से आप सब लोगों को ये तैयारी करने की है। अपन ने ये देखने का नहीं भैया कि इलेक्शन अभी यहाँ से 2 महीने 3 महीने बचे, कोई अपनों को लालूच देंगे कि एक काम करो तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे को इतना रोज देते। अपनों को अपने पूरी जिंदगी भर का देखना है, अपने घर में अपने बुजुर्ग है, अपने घर में छोटे भाई है, अपने बहन है, इनके फ्यूचर के हिसाब से अपन परमानेंट कोई अपनों को नौकरी दे सकता क्या, कोई अपनों को परमानेंट समझो कि जॉब मिल सकती क्या, तो इसके बारे में लड़ने वाले कौन है। अभी स्टैंडिंग जो आमदार साहब है, इन्होंने मैं बोलता पूरे मतदार संघ में एक बच्चे को नौकरी को नहीं लगाए। अब इसलिए जो है तो अपनों को यह कौम की खिदमत, समाज की खिदमत, समाज बोले तो 18 पकड़ जात, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी अपनों को क्या नारा दिए, भाई एजुकेशन लो, सबसे पहले तालीम हासिल करो और उसके बाद में यूनिटी संगठन करो और संघर्ष करो। तो उन्होंने संघर्ष बोले तो ऐसा नहीं बोले क्या भाई कुछ बैट ले, स्टंप ले, हॉकी लो, जाओ संघर्ष करो, नहीं, ये विचारों का संघर्ष बोले हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, क्या भाई विचारों का संघर्ष करना है। और अब यह दौर आगा विचारों का संघर्ष करने का, क्यों, तो ये जातिवादी शक्ति ऊपर जो है तो देश की सत्ता पे जाके बैठ गई। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ पे पढ़े हुए लिखे हो, तब का है, देखो अपन ने इतिहास में पढ़े, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो भी आपके उम्र के थे, उन्होंने भी देखो आजादी की लड़ाई में भाग लिए और ऐसे सब लोगों ने बलिदान दिए, भारत आजाद हुआ। और उस टाइम का भारत देखो और आज के भारत में जमीन आसमान की तफावत है। आज राहुल गांधी साहब भी देखो देश लेवल पे सब घूम रहे हैं, आज उनको बोलो, मेरा सबसे एक सवाल है, उनको पॉलिटिक्स की कोई जरूरत है क्या? अगर वो चाहे तो बहुत बड़े इतने उद्योगपति क्या दुनिया के सबसे बड़े मशहूर और 1 नंबर के उद्योगपति रह सकते, लेकिन फिर भी उनके ब्लड में एक जज्बा है, जो उनके दादा दादी नाना नानी ने भी समझो ये स्वतंत्र चळवळ में भाग लेके भारत को आजादी दिलाई, तो आज उनको भी ऐसा लगता है, तो ये एक जज्बा लगता है। तो वैसा ही आपने कैलाश दादा गायकवाड़ है, रमेश दादा गायकवाड़ है, इनको भी एक बस जज्बा है कि भाई काम करना है। और ये सब लोग जो है तो हायर क्वालिफाइड है, रमेश दादा देखो, कैलाश भाऊ, इनका परिवार देखो, ये एकदम हायर क्वालिफाइड और निर्व्यसनी, कोई बड़ी सोप भी खाते नहीं। और तुम इनका इतिहास चेक करो, इन्होंने आज तक पूरे सिटी में किसका कहीं 20 बाय 30 का प्लॉट पे जाके कहीं पोजीशन भी नहीं मारे। उल्टा अगर कुछ लोगों को अगर कच्चा प्लॉट है तो उस पे मकान बनाने के लिए क्या मदद मिल सकती, घरकुल योजना दिलाए, अभी उनका काम चालू है, चुन के आने के बाद तो काम है, लेकिन आज भी माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा काम चालू है। तो अपनों को कैसा अच्छे लोगों के साथ साथ देना है। और अभी बाकी के भी जो लोग आए, देखो अपने जो स्टैंडिंग आमदार है, चुन के आने के बाद तो सब समाज के रहते, लेकिन उनके स्टेटमेंट देखो, कहीं पुलिस स्टेशन में जरा कोई गाड़ी को अगर धक्का लग गया 2 समाज के बच्चों का, तो वो ये देखते नहीं, अरे भाई एक समाज का बच्चा रोड पे खड़े हुआ है, दूसरा के उसको उड़ा के जा रहा, लेकिन उड़ा के जाने वालों की बाजू लेंगे और वो बोलेंगे क्या भाई फिर ऐसे गलत अल्फाज वापरते, वो अपन बोल भी नहीं सकते। तो ये मेरा आप सब लोगों से एक अपील है, क्या मैं उनके बारे में आपको नहीं भड़का रहा, लेकिन अपना एक ही है कि अपन अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए पाटिल साहब। और अपनों को जैसा हर गांव में देखो, ग्रामीण में, अब आप समझो इधर अंदर ग्रामीण में जाओ तो ग्रामीण में जो है तो रमेश दादा की ताकत क्या है,
अब राजकीय ताकत के बारे में बात, अपनों कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई दादा बाईजीपुरे में अपना जो विधानसभा का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में पंढरपुर दौलताबाद तक अपना जिला परिषद सर्कल है और इधर गंदिली बोल के गांव है। तो दादा जो है तो अपने ग्रामीण के जेडपी मेंबर है पंढरपुर सर्कल से। तो इसमें वड़द गांव, पाटोदा, इधर सिंदोन भिंदोन, ये जो गंदिली तक जो है तो उनकी शिव आती है, वहां तक वो मेंबर है जिला परिषद के। तो इसलिए ग्रामीण में जो अपना जो एक शहरी भाग है 50% और 50% ग्रामीण, और इनकी जो पंढरपुर ग्राम पंचायत है इनके पैनल की चुन के आई। अच्छा, फिर पैनल की चुन के आई तो धर्मनिरपेक्ष कितने हैं? देखो वहां पे उन्होंने पंचायत समिति सदस्य मुस्लिम शमीम बी चौधरी को चुन के लाए, अख्तर भाई सरपंच बनाए, ब्रुक बॉन्ड बोल के गेवरे गांव लगता है यहाँ पे, ब्रुक बॉन्ड कंपनी, वहां रऊफ भाई उनको देखो साहब ने अभी उप सरपंच और राठौड़ साहब जो है तो सरपंच है बंजारा समाज के। तो माली समाज हो, मराठा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर समाज को लेके चलने वाले। और जो दौलताबाद सर्कल से भी जो कलीम भैया भी जो जिला परिषद को सदस्य चुन के आए हुए, तो उनसे भी आप लोग अगर कभी मुलाकात करें तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे 50-60% से ज्यादा दादा ने उनको मदद की है। और कलीम भाई भी हमेशा दादा के साथ है, उन्होंने बोले भाई दादा धर्मनिरपेक्ष आदमी है। तो आज 2 जिला परिषद सदस्य और कैलाश वो भी जो है यहाँ से अभी भारत नगर से, वो भी अपने इसमें कार्य क्षेत्र में ही आता है पश्चिम में, तो स्टैंडिंग नगर सेवक। तो इतनी बड़ी ताकत किसकी आज लगाओ बोले तो ग्रामीण में 50% जो अपना भाग है, तो ग्रामीण में पूरे ग्राम पंचायत जेडपी मेंबर दादा के पैनल के पंचायत समिति सदस्य। अब रही बात 50% इधर जो एरिया है, तो माशाल्लाह अपन सब लोग साथ में विचारों के। और भारत नगर बोल के जो एरिया है दादा का, ये भी अपने पश्चिम में ही है ना। तो ये आप जब यहाँ से उठ के जाएंगे, कुछ लोग निगेटिव कैसे ये करेंगे, आपका जहन बनेंगे, अरे यार वो तो वहाँ है और उनका या क्या है, अरे उनका या क्या है नहीं है बोलना। ग्रामीण में जो 50% में पूरे उनके पैनल चुन के आए, क्यों दिए लोगों ने चुन के काम करने वाले। और अपने एरिया में अभी तो पानी के टाकियों के उसके काम चालू है, लेकिन दादा का लड़ा बहुत रोज से चालू है। तो मेरी आप सब जो भी युवा और मेरे भाई सबसे यही गुजारिश है, क्या करो, किसके लालूच में मत आओ बस। और अभी जो बूथ कमेटी जो बनेंगे, तो बूथ कमेटी का जो है डाटा देंगे, तो अपने कॉलोनी में समझो जो बूथ अगर 10 बूथ है तो 10 बूथ पे 100 बच्चों की टीम होना चाहिए। और उसमें जो है तो सबने क्या करने का, मतदान यादी साथ में रखने की, और उसके अंदर अपनों को एक सर्वे भी चालू करने का है। और सर्वे चालू करके इंशाल्लाह जो है तो अपनों को वो तरीके से जो है तो काम करना है। और बाकी अभी रमेश दादा भी अगले प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे, और अभी सबसे सविस्तर मार्गदर्शन जो है तो ये भैया करेंगे। और आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, बोलने का 2 शब्द गाड़े साहब आपने मौका दिया, 2 शब्द की बजाय थोड़ा ज्यादा। अभी हम भी ग्रामीण भाग के छत्रपति शिवाजी महाराज, पहले मराठी में बात करता, बाद में हिंदी में करेंगे। हाँ? छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, माता जिजाऊ, माता रमाई, माता भीमाई, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, संत गाडगे महाराज, संत सेवालाल महाराज, या सर्वच विभूतींना आजच्या या कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरानिमित्त विनम्र अभिवादन करतो। या शिबिराला प्रामुख्याने उपस्थित असलेले तुमच्या आमच्या सगळ्याच्या परिचयाचे, सातारा देवळाईच्या परिचयाचे आमचे मित्र जमील पटेल साहेब, गाव तांडा वस्त्यामध्ये समाजाची जनजागृती करणारे आमचे सहकारी मित्र मुकेशजी राठोड, सचिन, जे या ठिकाणी या शिबिरानिमित्त सूत्रसंचालन करीत आहे असे सचिन भाऊ गाढे, राज पाटील, सुनील साळवे, रमेश अवचारे आणि विद्यार्थी आघाडीचे अनिकेत मिसाळ, उपस्थित सर्व बंधूंनो, आज आपण औरंगाबाद पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील सातारा देवळाई परिसरातील कार्यकर्त्याच्या प्रशिक्षणानिमित्त या ठिकाणी जमलेलो आहोत।
आत्ताच मुकेशजी आणि जमील भाई यांनी आपल्याला या ठिकाणी सविस्तर असं मार्गदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे. या भागातले प्रश्नाच्या संबंधित त्यांनी काही मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित केलेले आहेत. म्हणजे आपल्याला महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये ज्यावेळेस आपण राहतो तर आपल्याला सर्व सुविधा महानगरपालिकेनं शासनानं दिल्या पाहिजे हे कायद्यानं बंधनकारक आहे. जर एखादी ग्रामपंचायत जर महापालिकेमध्ये इन्क्लूड होत असेल किंवा समाविष्ट होत असेल तर त्या महानगरपालिकेच्या सर्व याची जबाबदारी ही सरकार स्वीकारतं. परंतु इथं विद्यमान जे आमदार आहे आपल्या विधानसभा मतदारसंघातले, या आमदाराने इथे काय केलं तर ह्या भागातील जे काही बिल्डर आहेत ह्या बिल्डराला मदत कशी होईल या दृष्टीनं सातारा देवळाई परिसर हा महापालिकेमध्ये हद्दवाढीच्या नावाखाली घेण्यात आला. तसं तर सातारा देवळाई हा परिसर नगरपालिका डिक्लेअर झाली होती आणि स्वतंत्र कारभार नगरपालिकेचा होणार होता आणि शासन त्यांना 250 कोटी रुपयाची तरतूद शासनानं केली होती बजेटमध्ये का जर नगरपालिकेमध्ये जर आपण सातारा देवळाई घेतलं तर त्यांना विकास कामासाठी डायरेक्ट 250 कोटी रुपये देऊन टाका. असा ठराव झाल्याच्या नंतर विद्यमान आमदारानं या ठिकाणी खोडा घातला आणि बिल्डरांचं हित जोपासण्यासाठी सातारा देवळाईला हद्दवाढीच्या नावाखाली सातारा देवळाईच्या सर्व नागरिकाची फसवणूक केली आणि त्याच्यामुळं आज आपण या ठिकाणी सातारा देवळाईचे सगळे लोक परेशान आहोत. कारण या ठिकाणी ग्रामपंचायतच्या नंतर जे काही ह्या भागामध्ये डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे नव्हतं ते डेव्हलपमेंट न करता सर्वप्रथम या ठिकाणी त्याने जर महानगरपालिका क्षेत्राच्या बाजूला जर ग्रामपंचायत असेल तर तिला महानगरपालिकेला हे बंधनकारक असतं पाणी देणं. हे तर महानगरपालिकेत इन्क्लूड आहे. त्याच्यामध्ये हद्दीमध्ये आलेलं असतानाही या इथल्या 1 लाख 2 लाख लोकांना पाणी महानगरपालिका देत नाही. हे आपलं सगळ्याचं दुर्दैव आहे आणि याला जबाबदार आमदार संजय शिरसाटे असं माझं या ठिकाणी स्पष्ट मत आहे. आपण आता काय त्यांनी काय केलं सुरू सध्याला का सातारा देवळाई परिसरामध्ये स्वतः कॉन्ट्रॅक्टशिपच्या नावाखाली फक्त नाव त्याचं नाही आहे आमदाराचं, एक राजपूत नावाचा कोणीतरी एक व्यक्ती त्यांनी उभा केला, राजू राजपूत, आणि त्याचा पार्टनर म्हणून ज्या काही शासनानं यांना पैसे दिले रस्त्यासाठी वगैरे त्याच्यामध्ये स्वतः गुत्तेदारी करण्याचं काम आमदार संजय शिरसाट करतोय. म्हणजे मी म्हणतो नाही, हे पुऱ्या औरंगाबाद शहराला सगळ्यालाच माहिती आहे का ही वस्तुस्थिती आहे का नाही. आणि काही नाही का आपल्या भागामध्ये काही रस्ते त्यांनी तयार केले पण ते रस्ते नियोजनबद्ध रस्ते नाही आहेत. आता तुम्ही मला एक सांगा, एखादा कॉन्क्रीट रस्ता जर करायचा राहिला तर त्या कॉन्क्रीट रस्त्याच्या खालून पहिले वॉटर सप्लायची लाईन पाहिजे, पाण्याची लाईन टाकली गेली पाहिजे. दुसरं त्या भागात त्या कॉन्क्रीट रस्ता होण्याच्या अगोदर तिथं ड्रेनेजची लाईन पाहिजे. कॉन्क्रीट रस्ता होण्याच्या पूर्वी केबलची लाईन पाहिजे. केबल कोणतं केबल, टेलिफोनचं केबल असेल किंवा MSCBचं केबल असेल किंवा याचं गॅसचं केबल असेल, हे सर्व पूर्ण झाल्याशिवाय आपण कॉन्क्रीट रस्ता करू नये. परंतु पब्लिकचा जो पैसा आहे याचा दुरुपयोग करून यांनी कॉन्क्रीट रस्त्याचं काम सुरू केलेलं आहे. आता उद्या भविष्यामध्ये उद्या जर त्या भागात ज्या रस्त्यावर त्यानं ड्रेनेज टाकली आणि त्या कॉन्क्रीट टाकलं, त्या भागात जर ड्रेनेज नसेल तर तो रस्ता आपल्याला पूर्ण तोडावा लागेल. किंवा ड्रेनेज असेल पण पाण्याची लाईन टाकली, रस्ता तोडावा लागेल. पाण्याची लाईन करत असताना आजूबाजूच्या लोकांना जर कनेक्शन घ्यायचे असतील नळाचे तर त्या रस्त्याची चाळणी होणार. इकडच्या साईडला जर पाण्याची लाईन राहिली उजव्या साईडला तर डाव्या साईडचे लोक सगळे तो रस्ता फोडून ती लाईन करणार आणि त्या रस्त्याची चाळणी होणार. म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा का जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग करून स्वतः कसं आपण पैशावाले होऊ
किंवा जनतेच्या पैशावर जनतेच्या पैशावर आपण मोठं कसं होऊ, हा दृष्टिकोन ठेवून सध्या सातारा देवळा परिसरामध्ये काम सुरू आहे. तुम्हाला त्या ठिकाणी पाणी मिळावं, तुम्हाला तिथं सुविधा मिळावं, किंवा ह्या भागातला रोजगारी दूर व्हावा, ह्या भागातला मुलगा कुठं कंपनी कामगार व्हावा किंवा कुठं तो परमनंट नोकरीला लागावा, याच्यासाठी कोणतंही नियोजन आमदारांना 15 वर्षात केलेलं नाही. जर केलं असेल एक जरी, तर तुम्ही हातवरून सांगा का हो या ठिकाणी त्यानं केलं. मग कशासाठी आपण त्याचा विचार करायचा, हा बी या ठिकाणी प्रश्न आहे आपला. आता जमील भाईनं रमेश दादाबद्दल बऱ्याच गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहे. आपलं तर गेल्या हे आता संजय शिरसाट वगैरे हे जे काही लोक आहे, हे फार म्हणजे त्यांनी समाजाचं काहीच काम नाही केलं. लाटे स्वार होऊन निवडून आले मुकेश भाऊ, बरोबर आहे, यांचं समाजामध्ये काही काम नाही. परंतु तळागाळात विद्यार्थी दशेपासून तर पाणी प्रश्नापासून, मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न असन, बेरोजगारीचा प्रश्न असन, नोकऱ्याचा प्रश्न असन, मंडल आयोगाचा प्रश्न असन, मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न असन, सगळ्या प्रश्नासाठी सातत्यानं रमेशदादानं रस्त्यावरची लढाई लढलेली. मी म्हणून नाही, तुम्ही त्यांचं फेसबुक अकाउंट खोलायचं, त्या फेसबुक अकाउंटमध्ये तुम्हाला सगळं दिसून जाईल की त्याचे काय काय कार्यक्रम घेतलेले त्यांनी. कसं आहे, मी त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून आलो म्हणून तुम्हाला असं गैरसमज होऊ नका, हे भाषण केलं आणि गप्पा मारल्या निघून गेला, अशातला प्रकार काही नाही. प्रॅक्टिकल जे आहे ते आहे, तुमच्या समोर ठेवलं आहे. आता राहिला मुद्दा, इथं आपण जे प्रशिक्षण शिबिर या ठिकाणी मुकेश भाऊ ठेवलं बरं का पाटील साहेब, तर हे प्रशिक्षण शिबिर हे अत्यंत गरजेचं आहे. कारण हे सगळे युवा पीढ़ी, आप जो सब यंग जनरेशन के बच्चे हैं, 18-20 साल के लड़के, तुम्हारे में जो काम करने की ये रहती है ताकत या जो जुनून रहता, तड़प रहती, वो हमारे में नहीं रहती. हम जरा 100 की स्पीड से भागे तो तुम 200 की स्पीड से भागते, बरोबर है. तो ये काम तुम्हारे पे बड़ी जवाबदारी इसकी रहने वाली है. अभी अपना जो इधर का जो एरिया है इधर का जो एरिया है, तो एरिया में जो वोटर लिस्ट के नाम जो लोगों के हैं, उसका सर्वे अपने को करना ज़रूरी है. वो सर्वे के हिसाब से जिसको ज़्यादा मालूमात है वो बच्चे को यादी देना, सर्वे करके बाहर गए हुए लोग, शादी हुए हुए लड़कियाँ जिसका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन शादी हो गई, तो उसको भी वोटिंग के दिन लाने की अपने को तरदूत प्लानिंग करना है, बराबर है. उसके बाद में आपने कोई घर में का आदमी नौकरी के पेट पाने के हिसाब से कहीं बाहर जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको लाने के लिए भी प्लानिंग करना है, उसकी भी एक यादी बनाना ज़रूरी है. उसके बाद में जो लोग ऐसे दूर ट्रांसफ़र है, दूसरे बाहर गांव है, पूरी फैमिली ट्रांसफ़र हो गई, उनका आजू बाजू वाले से नंबर ढूंढ के उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे बातचीत करना, उनको बोलना कि भाई तुम वोटिंग को आएंगे, तो उनको जाने आने का भाड़ा देखिए, अपने को वोटिंग को बुलाना है. ये जब तक अपन करेंगे नहीं तो अपना कैंडिडेट चुन के नहीं आएगा, इसलिए ये सब करना है. उसके बाद में अभी जो 2-2.5 महीने का टाइम पीरियड है, उसमें समझो अभी तुम समझो पटेल नगर में रहते, पटेल नगर की समझो 5 यादियाँ है, तो 5 यादियाँ पे तुम्हारे में से 5 बच्चे डिप्यूट कर दो, उसके साथ में 2 जने और रखेंगे, तुम सर्वे शुरू कर दो, और वही जो बच्चे यादी पे रहेगा उसको भी बूथ पे बिठाना, और जो 2 बच्चे बाहर रहेंगे साथ में उसके, वो बाहर बूथ पे बिठाना. मतलब आने वाले बाहर से वोटर कौन आ रहा, कौन जा रहा, अपना वोटर है क्या नहीं है, ये तुम्हारे जहन में आ जाती बात. अब तो अपन वोटिंग करा ले सकते, ये उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है. तो तुम अभी ज़्यादा नहीं, यादी पे 3 अगर बच्चे तुम रखते हैं, समझो एक यादी लेके और उसके साथ में 2 जने रहे, तो उसको मालूमात रहेंगे. एक आधा समझो कुछ काम से बाहर चलेगा तो 2 काम चालू रखेगा, मतलब अपना काम बंद नहीं हो सकता. ऐसे हिसाब से अपन वोटर लिस्ट का सर्वे कर लो, और जो लोगों के नाम नहीं होंगे उसके फॉर्म भी जमा कर लो. अपन तुरंत अपन 8 दिन में अगर तुम जमा करते तो अपन अभी वोटर लिस्ट का काम शुरू है, उसमें अपन सब लोगों के पेपर्स लो, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में डाल सकते, और बूथ पे जो बैठने वाला उसकी यादी बना के समझिए इधर जवाबदार जो लोग हैं अपने उनके पास देना, वो लाके आप ऑफिस पे देंगे, अपन कंप्यूटर में सब फीड कर लेंगे.
फिर जिस टाइम इलेक्शन लगेगा तुमको 8-15 दिन पहले एक यादी देंगे, वो यादी पे फिर सर्वे करना, फिर वही यादी बूथ पे बैठने के लिए रहेंगे, तुम्हारी उस पर स्टडी हो जाएंगी और स्टडी होने के बाद तुम अच्छी तरह से वोटिंग करा ले सकते, जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा ले सकते, अपने लिए बोल सकते। अगर तुम आज जाते लोगों के पास तो तुम्हारी पहचान 100% नहीं रहती। कैसी कि तुम समझो कुछ लोगों को पहचानते, घर में 5 मेंबर है, अभी कुछ कैसा रहता 5 मेंबर में घर पे आप लोग को हमेशा 3 ही जने दिखते, लेकिन 2 जने क्यों नहीं दिखते उसका रीज़न बोलता। एक आधे घर में क्या रहता, काम वाला रहता, कंपनी में काम वाला, उसकी ड्यूटी दूर रहती, वो अपन नींद में से 6 बजे उठते, वो 5 बजे घर से निकल जाता, अपन 10 बजे सो जाता और रात में 11 बजे आता, तो तुमने उसका चेहरा देखा हुआ नहीं रहता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो तुम्हारे एक तो भी बार वो तुम 2-3 बार जब लोगों के तरफ जाएंगे राउंड मारने के लिए, तो उस टाइम तुम्हारी उससे पहचानत हो जाएंगी, तुम्हारी उससे दोस्ती हो जाएंगी, पहचानत हो जाएंगी, और तुम जब मिलेंगे तो तुम बोल सकते ना, फिर अपना प्रचार भी चालू रहेगा, तुम्हारी पहचानत भी होंगी, सब बातें हो सकती। वोटर लिस्ट पे तुम्हारी अच्छी तरह से पढ़ाई हो सकती, और अगर पढ़ाई होती तो तुम कुछ कर सकते, पढ़ाई नहीं हुई तो फिर अपना ये बूथ पे एक में के मुँह को देखेंगे। बस्ती में तुम रह रहे तो बस्ती के सब लोगों पहचानत के होना ज़रूरी है, और वो अपन इस माध्यम से जा सकते, वोटर लिस्ट के माध्यम से जा सकते और अपन अपना काम कर सकते, जो कि अभी कुछ पार्टी के लोग कर रहे हैं काम, तो उनका करने दो, अपन अपना करने का, अपन पीछे काय को रहने का। अपने में क्या ये नहीं है, तुम भी पढ़े लिखे है, सबको पढ़ना लिखना आता, तुम भी लोगों के पास जा सकते, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, आप अच्छे तरह से वो काम कर सकते। इसलिए आप जो युवा कार्यकर्ता इधर आए हुए हैं, उन्होंने जो तुम्हारे उधर की जो वोटर लिस्ट की यादें है, तुम बोलो उतनी यादें तुमको दे देंगे, वो उस हिसाब से तुम काम चालू कर दो। जो आप लोग को और मतदान के टाइम आप लोग को सब ये काम आने वाला, बूथ पे बैठने का, बाहर बैठने के, और एक टीम अपने ऐसी बनाओ, ये तो 3 बनाएंगे अपन। समझो बूथ पे आपने लोग ले जाके छोड़ रहे, तो रिक्शे में लेके जाते अपन लोग, तो उसको प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण क्या देने का, या रिक्शे में एक आदमी आपला बिठाने का, काय में रिक्शे में, और वो ले जाने का भी उसने, लाके भी उसने छोड़ने का, और अपनी निशानी कितने नंबर पे वो भी उसको बोलने का। नहीं तो क्या हो जाता, अपन रिक्शे दे देते, दूसरे अपने विरोधी कैंडिडेट वो रिक्शे में बैठ जाता, वो बोलता बूथ तक छोड़ दे, और जाते टाइम बोलता अपने लेडीज़ को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं रहता कितने नंबर पे बटन है, वो जाके उन्होंने बोले वो बटन पे बटन दबा डालती, फिर अपना लॉस हो जाता उसको। बरोबर है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपला समझो अपन 10 रिक्शे लगाए मतदान के दिन, तो 10 रिक्शे पे 10 आपले युवा कार्यकर्ता बिठा देना, एक कार्यकर्ता, और उसने बरोबर बोलने का कि अपनी निशानी जहाँ है वो निशानी पे जाके उन्होंने मोहर लगाना जरूरी है। हाँ, बटन नंबर, निशानी और वो बटन बोले तो निशानी आ जाती, वो समझ में आता, निशानी और बटन ही बोल देने का। ये निशानी के सामने अपना ये बटन है दबाना, सब समझा के बोलना, तब अपना का काम जम सकता। और एक वोट करके अपने को पूरा अपना जो क्या बोलता है अपन जो हाँ बूंद बूंद से सागर जैसा भरता, उस तरह से अपने को भरना है। और वो भरने के लिए अपने को 1 लाख वोटों की तैयारी करनी है पूरे मतदार संघ कितने, और सब समाज के वोट अपने को मिलेंगे, इतना ख्याल में रखना। अपन कोई 1 और 2 समाज के वास्ते काम करते नहीं, 45 साल से अपन जो काम कर रहे, तो हर समाज के, और अपने पास कोई ऐसा नहीं, कोई भी आया तो काम करके जाए, उसको पूछते नहीं, उससे कोई अपेक्षा नहीं, उससे उसने 1 रुपया देना वो भी कोई अपेक्षा नहीं है, उसका काम होना ही अपेक्षा अपनी रहती है। वो हिसाब से अपन डरना नहीं, अपन बिंदास अपना काम चालू करो। हर वार्ड में, हर एरिया में, हर सर्कल में, हर गांव में, हर तांडे पे अपने को वोट मिलने वाले, इसलिए चिंता मत करो, तुम काम को लग जाओ। इस मार्गदर्शन शिविर में मैं कार्यकर्ता के शिविर में आप सब युवा को मैं इसका आह्वान करता हूँ, और यहाँ पर बुला के जो हमारे जमील भैया और ये सब टीम ने यहाँ पे इस्तेकबाल किया, इसलिए मैं उनका सबका शुक्रिया अदा कर। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ मेरे आवाम से कि आज हम जो इलेक्शन में सेकुलर कैंडिडेट देने की वजह यह है,
हमारे सेकुलर कैंडिडेट रमेश दादा गायकवाड़ है, यह हमें पूरा दिलों में और जहन में बिठाना है कि आज तक हमारे पास जो आमदार एमएलए 15 साल से है, हमारे मैं खुद इसका ये हूँ, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। उनके पास मैंने आज तक 10 निवेदन दिया। मेरे गली में ड्रेनेज लाइन नहीं है, मेरे गली में रास्ता नहीं है, साफ लाईट नहीं आती है, साफ बिच्छू निकलते हैं। तो ये लोग बोलते नाही, तुमच्या लोकांचे मत आम्हाला पडत नाहीत, तुम्हाला आम्ही कशाला सुविधा द्यायच्या, हे या आमदार लोकांचे शब्द आहेत। काही माझ्याकडे मोबाईलच्या रेकॉर्डिंग सुद्धा आहेत या, त्यामुळे मी तुम्हाला काही असं काही भडकवत नाही कोणाविषयी, परंतु माझा एक उद्देश आहे की हे आज स्वतःला सेक्युलर म्हणून घेत आहेत, ज्या लोकांनी वाईट वाटून घ्यावे, ज्या लोकांनी मागच्या काळामध्ये या पक्षाच्या लोकांनी असं म्हणलेले आहेत, हात में लुंगी मुंह में पान, हे लोक हरामखोर साले, ह्याच लोकांनी प्लीज बोल द्या, ह्याच लोकांनी मी बाबरी पाडली छाती ठोकपणे 100 लोकांना सांगितलंय। आज जर हे हरामखोर लांडगे वाघाचं पांघरून येत आपल्याकडे सेक्युलर म्हणून हात जोडायला येत असतील तर अशा भडव्यांना बिलकुल जवळ उभं करायचं नाही। ओरिजिनल सेक्युलर माणूस ओळखायला शिका, ओरिजिनल राजा निवडा, मतदार तुम्ही राजा आहात। रमेश दादा म्हणजे उद्याचे तुम्ही आमदार आहात। अर्ध्या रात्री रमेश दादांना आवाज द्यायचा, म्हणजे दादा मी आमदार आहे, माझं काम झालं पाहिजे, नाही झालं तर सचिन गाडीला भर चौकात पकडायचा, एवढी गॅरंटी घेतो। आणि अध्यक्ष समारोपीय भाषण संपवतो। जय भीम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। इसके बाद यहाँ पे सब आए वाले तमाम मेरे कार्यकर्ता, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे आवाम के लोग, इन सभी से और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए, इसलिए मैं सभी कार्यक्रम के अध्यक्ष साहब मुकेश भाई राठौड़ साहब, ताज पाटिल साहब, जमील पटेल साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और समस्त मेरे आवाम का, मेरे भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ ऐसे मैं डिक्लेयर करता हूँ। धन्यवाद। रमेश दादा गायकवाड़ यांचा जय असो। रमेश दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।